तो दोस्तों आपने नार्कोस का नाम तो सुना ही होगा। नार्कोस नेटफ्लिक्स की एक टीवी सीरीज है जो कि पाब्लो एस्कोबार नाम के एक कोलंबियन क्रिमिनल पर बनाई गई है। दोस्तों पाब्लो एस्कोबार था तो एक क्रिमिनल, लेकिन जब मुआशरे के गरीब लोगों पर कोई भी मुश्किल आती तो पाब्लो सबसे पहले मदद लेकर हाजिर हो जाता, एकदम रॉबिन हुड की तरह। तो दोस्तों पाब्लो एस्कोबार ही एक ऐसा नहीं था जो कि शैतान ही नहीं बल्कि एक मसीहा भी था। और जापान में तो आज भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का राज है जो कि खुद को मसीहा बुलाती है, लेकिन शायद उनका असल सच कुछ और ही है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो जापान के खतरनाक गैंग याकुजा के बारे में है, जिनका कहर सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इन लोगों के रस्मो रवाज और जुराइम इतने खतरनाक और डरावने होते हैं कि शायद आप भी जापान में जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आप भी ये जान सके कि याकुजा किस खेत की मूली है। तो दोस्तों याकुजा की इब्तिदा 19वीं सेंचुरी में जापान के एक शहर ब्राकुमिन से हुई। और जहां तक बात है ब्राकुमिन के लोगों की, तो उन्हें मुआशरे में कुछ समझा ही नहीं जाता था। यहाँ तक कि इन लोगों को गवर्नमेंट भी मदद करने से दूर ही रहती थी और इन लोगों के पास रहने खाने का ठिकाना भी नहीं रहता था। इस गरीबी और लाचारी की वजह से ब्राकुमिन के लोगों को चोरी चुकारी और गैम्बलिंग यानी जुए का सहारा लेना पड़ा। ब्राकुमिन के लोगों में 2 ग्रुप थे, टकिया और बकोटो। टकिया ग्रुप के लोग चोरी किए हुए सामान के स्टॉल्स को त्योहारों के वक्त या मेलों में लगाते थे और कुछ टकिया के मेंबर्स इन स्टॉल्स की हिफाजत भी करते थे और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी मिलते थे। दूसरी तरफ बकोटो ग्रुप के लोग वीरान मंदिरों और इमारतों में इलीगल जुए के अड्डे खोलते और उनसे पैसे कमाते। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की तादाद बढ़ने लगी और जैसे जैसे इनका मुआशरे में दबदबा बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने भी इन लोगों को मानना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन लोगों ने अपना एक मजबूत और ताकतवर गैंग बना लिया जिसको याकुजा के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में याकुजा के जुर्म छोटे होते थे, जैसा कि चोरी करना, वसूली करना या लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेना, लेकिन देखते ही देखते उनके जुर्म उनकी तादाद के साथ बढ़ते चले गए। और जहां याकुजा पहले छोटे मोटे स्कैम्स में शामिल रहते थे, वहीं बाद में ड्रग्स के कारोबार, स्टॉक मार्केट स्कैम और रियल एस्टेट स्कैम जैसे बड़े बड़े जुराइम में भी शामिल होने लगे, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान उनका खौफ भी बढ़ने लगा। फिक्र की बात तो ये थी कि गवर्नमेंट भी याकुजा से मिली हुई थी और उनके कामों में रोक लगाने के लिए कुछ भी नहीं करती थी। याकुजा के अगर मेंबर्स की बात की जाए तो वो खुद को एक फैमिली समझते हैं और इस फैमिली में शामिल होने के लिए मेंबर्स को कुछ बहुत ही दर्दनाक रस्मों रिवाज से गुजरना पड़ता है। हर नए मेंबर को कोबून यानी बच्चे का टैग मिलता है और उस मेंबर के बॉस को ओयाबून यानी उस्ताद कहा जाता है। और दोस्तों जब किसी मेंबर की इनिशिएशन की जाती है तो उसको अपने ओयाबून के साथ बैठकर एक जापानी मथीरा साकी पीनी होती है। हर ओयाबून अपने नए कोबून को मिट्टी के ग्लास में बहुत थोड़ी सी साकी सर्व करता है और अपने खुद के ग्लास को ऊपर तक साकी से भरता है। ग्लास में साकी की ज्यादा तादाद उसके ऊंचे रुतबे की निशानी होती है और जब एक बार दोनों साथ में बैठकर साकी पी लेते हैं तो वो काबून ऑफिशियली याकुजा का मेंबर बन जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, याकुजा के मेंबर को सच में एक मेंबर बनने के लिए अपने पूरे जिस्म पर एक टैटू बनवाना पड़ता है। इन खास टैटूज को एरिजुमी के नाम से जाना जाता है और टैटू बनाने का यह तरीका काफी दर्दनाक होता है क्योंकि इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि एक बांस की सुई का इस्तेमाल होता है जिसपे इंक लगाकर हाथ से टैटू बनाया जाता है। और यही नहीं बल्कि याकुजा का एक और रिवाज ये भी है कि अगर किसी काबून से कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसके ओयाबून को कोई परेशानी हुई हो या उससे कोई गलती हो गई हो तो उस काबून को अपनी छोटी उंगली उतार कर अपने ओयाबून को देना होगी। ये छोटी उंगली उसकी माफी की निशानी होती है और अगर इसके बाद भी उससे कोई गलती होती है तो उनको अपनी बाकी उंगलियां भी एक एक करके काटना होगी। और इसी वजह से ही याकुजा के मेंबर्स को पहचानना काफी आसान है, यहाँ तक कि उन पर गवर्नमेंट ने पब्लिक में अपने टैटू दिखाने पर पाबंदी भी लगा रखी है। दोस्तों याकुजा ज्यादातर व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए जाने जाते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं और तब तक खरीदते रहते हैं जब तक स्टॉक होल्डर्स के साथ मीटिंग में ना बैठ जाएं और फिर उसके बाद वो बाकी के कंपनी मेंबर्स को धमका कर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। ये काम याकुजा के खास मेंबर सुकैया को सौंपा जाता है और जो कंपनी याकुजा के चुंगल में फंस जाती है उस कंपनी के ऊपर ये कलंक उस कंपनी का मुस्तकबिल तबाह कर देती है। इसके अलावा याकुजा के मेंबर्स ऐसी कंपनीज के लिए भी काम करते हैं जिनका काम होता है इमारतों को जोर जबरदस्ती से खाली करवाना ताकि वहां पर नई कंस्ट्रक्शन हो सके। यही नहीं, जापान में मेजॉरिटी ट्रैफिकिंग के केस के जिम्मेदार भी याकुजा ही होते हैं और इन जुर्मों की शिकार सिर्फ जापानी लड़कियां ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक की लड़कियां भी, जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूएसए और कोलंबिया जैसे ममालिक की लड़कियां भी होती हैं। याकुजा के मेंबर्स दूर दराज के ममालिक से मासूम और खूबसूरत लड़कियों को नौकरी का लालच देकर जापान में ले आते हैं और जब उन लड़कियों को पता चलता है कि उन्हें किस काम के लिए लाया गया है तो उनके आसपास ना पैसे होते हैं और ना ही रहने के लिए ठिकाना, जिसकी वजह से उन्हें उनकी हर बात मानना पड़ती है।
लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा मुनाफा और पैसा याकुजा को उनके ड्रग्स के कारोबार से मिलता है। हर वो इलीगल ड्रग, चाहे वो नेचुरल हो या केमिकल, जिसका भी नाम आप जानते हैं, उसका लीगल और इलीगल कारोबार याकुजा ही करता है। जापान में आज याकुजा के 4 सबसे बड़े मेंबर्स हैं जो कि पूरे जापान को संभालते हैं और इनके नाम हैं यामागुची गुमी, सुमियोशी काय, इनागावा काय और एजुकोटेट्सो काय। और इन बॉसेस के बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि पूरे जापान में काम करते हैं। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मसीहा कैसे हुए, तो बात यह है कि साल 2007 में जापानीज गवर्नमेंट ने याकुजा से तंग आकर बहुत से ऐसे कानून भी लिखे हैं जिसमें कोई भी याकुजा का मेंबर कोई भी कारोबार ना कर सके या किसी भी कंपनी का हिस्सा ना बन सके। और इन कानूनों की वजह से याकुजा का कारोबार काफी तेजी से खत्म होने लगा। अपनी ताकत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए याकुजा ने लोगों की खिदमत करना शुरू कर दी। और साल 2011 में आई गई सुनामी के वक्त गवर्नमेंट से पहले याकुजा ने अपने आदमियों को बेचकर भूखे लोगों तक खाना, पानी और कपड़े बांटे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों ने बेघर लोगों के रहने का बंदोबस्त भी किया। और याकुजा का कहना है कि वो लोगों की खिदमत अपने असूलों को मानते हुए करते हैं। और उनका असूल ये कहता है कि कोई भी याकुजा का मेंबर कभी भी किसी मुसीबत में पड़े इंसान को तंग नहीं करेगा, बल्कि उसे हर वो मदद देगा जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। जापान में होने वाला हर जुर्म सिर्फ याकुजा की वजह से ही होता है और बाकी के चोर तो याकुजा के इलाके में कदम भी नहीं रख सकते, क्योंकि पुलिस से ज्यादा तो उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर याकुजा को गुस्सा आ गया तो वो इनका बुरा हाल कर देंगे। हर वो इंसान जिसे लोग बेघर या बॉयकॉट कर देते हैं तो वो याकुजा के पास आते हैं, जहां उनका जोश के साथ इस्तकबाल किया जाता है। याकुजा भले ही बड़ी कंपनीज का घाटा करवा देते हैं, लेकिन याकुजा के कंस्ट्रक्शन कंपनी में शामिल होने की वजह से ही आज जापान में बेहतरीन इमारतें खड़ी हुई हैं। और याकुजा ने कभी भी मिडिल क्लास या गरीब लोगों को तंग नहीं किया, बल्कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट से पहले याकुजा इनकी मदद के लिए हाजिर होते हैं। दोस्तों अगर आप बात की जाए वर्ल्ड वॉर की, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान याकुजा की तादाद 18 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से याकुजा पर बैन लगा दिया गया और अब उनकी तादाद 85,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन याकुजा के खिलाफ इतने कानून होने के बावजूद भी मुआशरे के लोगों के दरमियान उनका उतना ही खौफ और इज्जत है जितनी कि आज से 20 साल पहले थी। याकुजा जापान के अमीरों के लिए गैंगस्टर हैं, लेकिन गरीबों के लिए गवर्नमेंट से भी बड़े मसीहा हैं। और दोस्तों याकुजा और उनके ऑपरेशन सही है या गलत, इसका कोई भी एक इंसान जवाब नहीं दे सकता। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।